हेलो, गुड इवनिंग माय डियर गाइज। हम एक लंबे समय के बाद में आज पुनः हमारे इस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इससे पहले वाले पॉइंट में हमने बात की थी कि एक्सप्रेशन के संदर्भ में, एक्सप्रेशन का मतलब था वहाँ पर कि एक्सप्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्बल और एक नॉन वर्बल। यानी या तो किसी व्यक्ति को शाब्दिक तौर पर हम कुछ कह कर के समझाएं, या किसी व्यक्ति को किसी इशारे विशेष शारीरिक या किसी प्रकार के इशारे से क्या करके कोई इशारा करके हम क्या करें उसको समझाएं। तो इस प्रकार से हमारे पास में दो प्रकार के एक्सप्रेशन थे। तो एक एक्सप्रेशन था हमारे पास में वर्बल और एक था नॉन वर्बल। आज उसी एक्सप्रेशन की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और साथियों हम बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न एक्सप्रेशन की। देखो, वर्बल और नॉन वर्बल की बात थी, वो तो थी क्या हमारी मौखिक, यानी वर्बल होगा तो मौखिक थी, और नॉन वर्बल था तो वहाँ पर बात थी कि हम किसी इशारे से, किसी शारीरिक रूप से, किसी भी प्रकार से इशारे करके क्या करेंगे, हम किसी व्यक्ति को हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो समझाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं रिटर्न एक्सप्रेशन, यानी लिखित के अंदर जब आप लिख कर के जब आप क्या करें, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने या उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कह रहा है कि उस स्थिति में आप किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, या फिर आपका जो राइटिंग जो है, यानी जो राइटअप है, राइटअप का मतलब होता है लेख, आपका जो आलेख है, आपने जो लिखा है वो कैसा होना चाहिए, उसकी कौन कौन सी मुख्य बातें होनी चाहिए, उनमें वो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो वास्तव में समाहित होनी चाहिए। तो यहाँ हम बात करेंगे आज रिटर्न एक्सप्रेशन की। रिटर्न एक्सप्रेशन का मतलब है कि लिखित में, यानी जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई निबंध पढ़ते हैं, कोई नाटक पढ़ते हैं, इस प्रकार से जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी लेखक के द्वारा लिखित जो उसके जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति जो है वो आप तक वो पहुंचाता है। तो कह रहे हैं कि उनको पहुंचाने में कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपकी सहायता करती हैं। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एक तो आपके लिए फ्रेज होगा, यानी वाक्यांश जिसे आप कहते हैं। फ्रेज क्या है, इस बात को मैं आपको बता दूं कि शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका अपना अर्थ तो होता है पर उसका पूर्ण अर्थ नहीं होता, यानी वह अपने पूर्ण अर्थ के लिए किस पर निर्भर करता है, एक वाक्य पर निर्भर करता है। तो फ्रेज ये चीज़ हुई। आगे हम बात करते हैं डेस्क्रिप्टर्स। डेस्क्रिप्टर्स यानी जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, इससे पहले हमने पढ़े थे डेस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़े थे, उनसे ही संदर्भित आपका डेस्क्रिप्टर्स है। तो यहाँ बात हुई कि आप रिटर्न एक्सप्रेशन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को कुछ समझाना चाहते हैं तो उसमें उचित आप किन का प्रयोग करेंगे, फ्रेजेस का प्रयोग करेंगे, उचित आप जो डेस्क्रिप्टर्स हैं उनका प्रयोग आप करेंगे। अब यहाँ बात हो रही है कि आप एक सेंटेंस जो है, व्हेन सेंटेंस से, यानी जो वाक्य आप लिखते हैं कोई भी रिटर्न एक्सप्रेशन के दौरान, तो कह रहे हैं उन वाक्यों के द्वारा आपके आइडियाज़, यानी कोई भी विचार आपका, कोई भी आप जो सूचना देना चाहते हैं, डिटेल्स फिट टुगेदर, वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। एंड द आइडियाज टाई टुगेदर, और जो आपके जो विचार हैं वो क्या होने चाहिए, टाई टुगेदर, यानी एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप अभी बात कर रहे थे कुछ और, अभी कुछ अगले ही वाक्य में आपने बात करने लग गए आप कुछ और। तो कह रहे कि आपके जो वाक्य हैं, आपकी जो वार्तालाप है, आपके जो विचार हैं, उनमें एक धारा प्रवाह होना चाहिए। धारा प्रवाह का मतलब वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लिख रहे थे थ्रस्टी क्रो की कहानी और उसमें डाल दिया आपने लॉयन एंड माउस की कहानी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी वो कहना चाहता है कि आप जब कुछ भी लिखते हैं तो लिखे हुए को सामने वाला पढ़कर क्या करे, उसको समझ जाए। और उसको समझने के लिए महत्वपूर्ण बात है कि जो आपके विचार, आप जो या फिर जो भी आप उसमें विवरण देना चाहते हैं, कोई सूचना देना चाहते हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, साथ ही एक दूसरे से जुड़े होनी चाहिए। टुगेदर स्मूथली एंड क्लियरली। स्मूथली और क्लियरली का मतलब है स्मूथली आसानी से, यानी जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आपको आसानी से कोई बात समझ में आ जाए और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, तो आप मानते हैं कि उसे लिखे हुए को आप और भी अधिक अच्छे से क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। द राइटिंग इज कोहेरेंट एंड कैन ईजिली बी ग्रास्प। ग्रास्प मतलब समझना। तो कह रहे हैं कि जो राइटिंग है, राइटिंग यानी जो लिखा हुआ है, कोई भी कहानी, नाटक है, कुछ भी लिखा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, यानी उसमें प्रासंगिकता होनी चाहिए, और इजीली और आसानी से क्या होना चाहिए, ग्रास्प यानी समझी जा सकने वाली होनी चाहिए बाय द रीडर्स। किसके द्वारा, पाठक के द्वारा।
यानी एक पाठक जो है पढ़ रहा है तो उस पाठक के द्वारा जिस राइटर ने जो कुछ लिखा है उस राइटर के द्वारा लिखी हुई बात, उसके द्वारा जो एक्सप्रेशन, जो बात वो कहना चाहता था, वो बात यदि बड़ी आसानी से धारा प्रवाह रूप में, प्रासंगिक रूप में लिखी गई है तो पाठक जो है उसको क्या कर पाएगा, आसानी से और बहुत ही जल्दी उसको समझ लेगा। और ऐसा होता है तो राइटर का उद्देश्य भी पूरा और रीडर का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि टू एस्टेब्लिश द लिंक्स दैट रीडर्स नीड, तो कह रहे हैं कि इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है कि सबसे पहले जो रीडर्स हैं, रीडर्स की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में क्या करना चाहिए, हमें एक लिंक स्थापित करनी चाहिए। लिंक यानी एक जुड़ाव, यानी ऐसा नहीं हो कि आज हमारे जो पाठक हैं, मान लो कि आज कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी के दौरान हमारे पाठक कहीं ना कहीं टीवी पर यहाँ जैसे कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना महामारी से संबंधित बातों को आज वो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसका समाधान वो सुनना चाहते हैं। कह रहे कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे जो रीडर्स हैं उनमें एक संबंध स्थापित करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, लेखन करना चाहिए। वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वॉट वी इंटेंड टू राइट, और कह रहे हैं कि इंटेंड इरादा, जो हमने लिखने का विचार बनाया है, यानी जो कुछ हम लिखने जा रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा जो है, उसका स्वरूप जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं उसकी लेखन शैली ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें पढ़ने वाले को किसी प्रकार की कोई आपत्ति महसूस नहीं हो और लिखने वाले का और पढ़ने वालों का दोनों का उद्देश्य क्या हो जाए, पूरा हो जाए। देयर आर सर्टेन वाइडली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू एंश्योर एन ऐसे स्मूथ एंड फ्लोइंग राइटअप, तो कह रहे हैं कि अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स होता है सिद्धांत, यानी कुछ ऐसे नियम हैं जिन नियमों को अगर आप एंश्योर करते हैं, निश्चित करते हैं, तो कह रहे हैं ये प्रिंसिपल्स टू एंश्योर एन ऐसे, यानी एक ऐसे जो है, एक ऐसे यानी जो कोई निबंध, कुछ कहानी, कोई लेख आपने जो लिखा है उस लेख में, उस लेख को क्या बनाने के लिए, स्मूथ यानी आसान और फ्लोइंग यानी धारा प्रवाह है। राइटअप में होता है लेख, आलेख, यानी कोई भी लिखी हुई कहानी, नाटक, पोयम, जो भी कुछ भी आपने लिखा है, कोई भी रिपोर्ट लिखी है, कुछ भी एनीथिंग जो भी आपने लिखा है, तो कह रहे हैं कि उसे आसान और फ्लोइंग का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बात से एक बात आगे जुड़ती हुई आगे बढ़ती रहे, यानी ऐसा ना हो कि पढ़ने वाले को अचानक पता लगे कि मैं अभी पहले कुछ और पढ़ रहा था और पता नहीं अभी क्या आ गया, तो कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो पहले से जुड़ी होनी चाहिए और वो आगे ही इसी क्रम में जोड़ करके चलती रहनी चाहिए। तो कह रहे इसके लिए कुछ सिद्धांत यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है। अब कह रहे देखो आपको यू मे रिकॉल व्हाट वी डिस्कस्ड इन पार्ट ए यूनिट 3। अब मैंने आपको माय डियर गाइज एनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़ में पार्ट ए में यूनिट 3 में मैंने आपको बताया था कि अगर यदि आपको राइटिंग स्किल्स यानी जो आपके लेखन कौशल है उस लेखन कौशल को आपको सुधारना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होंगी, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होंगी और किस प्रकार से आप अपने लेखन को सर्वश्रेष्ठ या एक बेहतर लेखक के रूप में, लेखन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एंड अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स अमोंग योर लर्नर्स। कह रहे हैं कि और उस चीज़ को यानी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको आप बेहतर बना करके आप क्या कहते हैं, अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स अमोंग योर लर्नर्स, यानी आपके जो पाठक हैं उन पाठकों के बीच में आप अपने लेखन कौशल को बेहतर बनाने के लिए उन सिद्धांतों का प्रयोग आप कर सकते हैं जो हमने पार्ट ए के यूनिट 3 में एनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़ के पॉइंट में आपने अध्ययन किया था। यू मे ऑल्सो डिवाइज स्ट्रेटजी टू मेक योर लर्नर्स प्रैक्टिस दीज पॉइंट्स। तो देखो कह रहे हैं यू मे ऑल्सो डिवाइज, तो आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, डिवाइज कर सकते हैं स्ट्रेटजीज यानी युक्तियाँ, लॉजिक कह सकते हैं, टू मेक योर लर्नर्स, टू मेक तैयार करने के लिए और लर्नर्स अपने सीखने वालों को प्रैक्टिस दीज पॉइंट्स। तो यानी कह रहे हैं कि आप अगर अपनी रिटर्न एक्सप्रेशन को बेहतर बनाना अगर चाहते हैं तो उसके लिए आप हो सकता है कि आप अपने पाठकों को क्या कर सकते हैं, इन आगे दी गई जो स्ट्रेटजीज हैं इनका प्रयोग करके भी आप अपने लेखन को बेहतर बनाते हुए अपने पाठकों को बेहतर कुछ सिखा सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर मैं आपको मोटी मोटी बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात क्या कह रहे, रिपीटिशन ऑफ ए की टर्म और फ्रेज, यानी आपको क्या करना है कि आपके लेखन के दौरान
एक फ्रेज यानी एक इस प्रकार के वाक्यांश, एक फ्रेज का प्रयोग करना है जो फ्रेज कहीं ना कहीं क्या करें, रिपीटिंग ए की टर्म हेल्प्स टू फोकस ऑन द मेन आइडियाज, कि जो आप एक फ्रेज या एक की टर्म का प्रयोग करेंगे। देखो फ्रेज या की टर्म का मतलब दोनों का समान है, यानी एक ऐसा शब्द जो आपके पूरे वाक्य को क्या कर दे, स्पष्ट कर दे। तो कह रहा है कि मेन आइडियाज एंड कीप द रीडर्स ऑन ट्रैक, और वो क्या करता हो, आपके जो रीडर्स है, पाठक है, उनको अपने मूल उद्देश्य की ओर रखता हो या मूल उद्देश्य पर खरा उतारता हो। जैसे देखो कह रहा है द प्रॉब्लम विद कंटेम्प्रेरी आर्ट, यानी कंटेम्प्रेरी आर्ट जो शब्द है ये आपके लिए क्या है, एक इसको आप चाहे की टर्म कह दें चाहे फ्रेज कह दें। तो कह रहे हैं कि इस कंटेम्प्रेरी आर्ट का मतलब है समकालीन कला, इज दैट्स नॉट इजीली अंडरस्टूड बाई मोस्ट पीपल, यानी समकालीन आर्ट का मतलब हुआ कि वर्तमान की जो हमारी कला है, यानी जब कुछ चित्रकारी कुछ देखते हैं, कुछ भी जो ऐसा कुछ होता है, कला होती है, उस कला को हम आज क्या नहीं कर सकते, इजीली अंडरस्टूड, उसे आसानी से अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं। और कह रहे कंटेम्प्रेरी आर्ट इज डेलिबरेटली एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐसा क्यों है कि आज की जो कला है उसे हम समझ क्यों नहीं पाते आसानी से, तो उसका कारण बता रहा है कि आज की जो समकालीन जो कला है वो क्या है, जानबूझ कर उसे क्या बनाया गया है, भाव मूलक बनाया गया है, एब्स्ट्रैक्ट बनाया गया है। एब्स्ट्रैक्ट यानी आप एक तस्वीर को जब देखेंगे तो तस्वीर को देखने से ही आपको कुछ उसके द्वारा जानने को मिल जाएगा, यानी उस तस्वीर का उद्देश्य क्या है, वो तस्वीर क्यों बनाई गई, उन सब का कारण उस तस्वीर को देखने से आपको पता लगेगा। तो कह रहा है कि आज की जो आर्ट है, कला है, उसमें एक भाव छिपा होता है जो आपको पहचानना होता है। तो देखो यहाँ ये कहना चाहता है कि जैसे कंटेम्प्रेरी आर्ट जो शब्द है ना, ये क्या कर रहा है, आपको जो बात राइटर कहना चाहता है उस बात को पाठक के सामने स्पष्ट रूप से रखने में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। और इसीलिए इस कंटेम्प्रेरी शब्द को क्या किया है, बार बार प्रयोग किया गया है। एंड दैट मीन्स इट लीव्स द व्यूअर वंडरिंग व्हाट ही और इज लुकिंग एट। देखो कह रहे कि आज की जो कला है वो कैसी कला है, तो कह रहे एब्स्ट्रैक्ट कला है, और कैसी है, ईजिली अंडरस्टूड नहीं है। तो कह रहे इस कारण से हम लोग जो व्यूअर होते हैं, देखने वाले जो होते हैं, उनको वो क्या होते हैं, आश्रय में पड़ जाते हैं, किसको देख करके, आज की कला को देख करके। तो यानी देखो मैं ये कह रहा हूँ सेंटेंस का कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि एग्जाम में अगर आपके पास में क्वेश्चन हो कि रिटन एक्सप्रेशन में कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या कौन कौन सी वो बातें हैं जिनके द्वारा आप अपने रिटन एक्सप्रेशन को बेहतर बना सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हम रिटन एक्सप्रेशन में एक उचित, एक सूटेबल किसका प्रयोग कर सकते हैं, की टर्म या फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आगे कह रहा है देखो कि आप अपने रिटन एक्सप्रेशन को सही बनाने के लिए सिनोनिम्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो सिनोनिम्स शब्द से आप तुरंत समझ गए होंगे, सिनोनिम्स का होता है पर्यायवाची, सिनोनिम्स करके होता है पर्यायवाची। अब देखो ये पर्यायवाची की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, तो आपने एक बात लॉजिकली देखी होगी कि एक ही एक शब्द को अगर आप बार बार प्रयोग करते हैं तो आपके माइंड में, खुद लिखने वाले के माइंड में भी और पढ़ने वाले के माइंड में भी एक बात आती है, क्या, कि इस लिखने वाले को शायद इस शब्द के अलावा और कोई ज्ञान और कोई इस समानार्थी शब्द का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब इसका ज्ञान बहुत ही सीमित है। तो ऐसा ना हो कि पढ़ने वाला आपके एक शब्द को बार बार रिपीट करने से क्या हो जाए, थक जाए। ठीक है, इसके लिए सिनोनिम्स की बात कही है। तो कह रहे हैं सिनोनिम्स का जो प्रयोग है वो भी आपको क्या करता है, आपके रिटन एक्सप्रेशन को बेहतर बनाता है। यानी आपने बहुत सी इंग्लिश की, हिंदी की कुछ भी कहानियाँ, निबंध, उपन्यास कुछ भी पढ़ा होगा, वहाँ आपने देखा होगा कि एक ही अर्थ के लिए अलग अलग बार, हर दूसरी बार में एक अलग शब्द का प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। अब ये नहीं हो सकता कि कोई शब्द दो, उसके पर्यायवाची 2 या 3 या 5 ही हो और उस बात को कहने के लिए 15-20 बार कहना पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15-20 बार हर बार वो नया शब्द प्रयोग करेगा। जब है ही नहीं, नए शब्द ही नहीं है, तो प्रयोग भी कहाँ से करेगा। तो देखो यहाँ ये कह रहा है कि जैसे मिथ्स शब्द है, मिथ्स का मतलब पौराणिक कथाएं, मिथ्स का मतलब क्या है, पौराणिक कथाएं। तो मिथ्स के ही समानार्थी अर्थ दे रहा है क्या, ट्रेडिशनल नैरेटिव्स, यानी ट्रेडिशनली पारंपरिक कहानियाँ, नैरेटिव वर्णन, यानी पारंपरिक वर्णन कह दो चाहे मिथ्स कह दो,
ठीक है, यानी पौराणिक कथाएं आप समझ गए होंगे जो किन पर आधारित थी, सैक्रिड स्टोरीज। सैक्रिड मतलब धार्मिक, जो धार्मिक इतिहास को बताती है, यानी देवताओं के, महाभारत रामायण इस प्रकार जो होते हैं उनको कहते हैं मिथ्स, या फिर उनको दूसरा जो कहते हैं क्या, ट्रेडिशनल नैरेटिव्स आप कह सकते हैं। तो कहता है दूसरी टर्म, तो पहली टर्म हमारे पास क्या थी, हमारे रिटर्न एक्सप्रेशन को बेहतर बनाने के लिए, तो कह रहे हैं कि हम किसी एक सूटेबल की टर्म का या फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप सिनोनिम्स का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम्स क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपके जो पाठक है उन पाठकों के माइंड में ये बात आने से रोकेगा कि हमारा जो लेखक है या जिसको हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सीमित ज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको आपके लेखन में क्या करना चाहिए, सिनोनिम्स का भी उचित रूप से या आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। और देख हाँ, आगे बात कर रहा है कि अब इसके अलावा और क्या बात, तो कह रहा है कि आपको प्रोनाउंस का प्रयोग करना चाहिए, यानी आपके रिटर्न एक्सप्रेशन को बेहतर बनाने के लिए आप प्रोनाउंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रोनाउन के बारे में आप तो समझ गए होंगे, प्रो और प्रेनाउन। देखो वैसे तो इसको बोलेंगे हम प्रेनाउन, क्या बोलेंगे, प्रेनाउन, ठीक है, प्रेनाउन। और आगे हम बात करें तो कह रहा है कि प्रेनाउन के अलावा प्रो और नाउन, अगर इसको अलग अलग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रो और नाउन। प्रो यानी के लिए और नाउन यानी संज्ञा, यानी एक नाउन के लिए या नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। अब देखो प्रोनाउन आपके लेखन को बेहतर कैसे बनाएगा, तो अब आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जब बार बार अपने भाषण में एक जैसे नाम, कोई नाम ले लिया, किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, जैसे मान लो मैंने कह दिया रानी, और बार बार रानी 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 कहता रहे, गीता 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 कहता रहे, मुकेश 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 कहता रहे, तो कह रहा है कि ये कहना जो है बार बार कहीं सुनने वालों क्या करता है, बोरिंग कर देता है, उनको पका देता है। अतः हमारे जो पाठक है वो हमारी लेखन शैली से, हमारे शब्दों के प्रयोग से, एक शब्द के बार बार प्रयोग से, अब देखो सिनोनिम्स तो आप उन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं जिनके सिनोनिम्स होते हैं। अब ये तो है नहीं कि एक व्यक्ति का भी आप, जैसे महेंद्र है, उस नाम का आप अलग अलग क्या बनाएंगे, उसके सिनोनिम्स बनाएंगे। तो कह रहे महेंद्र का, वो महेंद्र उस सिनोनिम्स के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि वो एक व्यक्ति विशेष, एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। अब आपके जो प्रोनाउंस हैं वो आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, तो जिस प्रकार से यहाँ कुछ प्रोनाउंस आपको दे भी रखे हैं, यहाँ पर देखिए आप। तो कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे व्हेन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, यानी वैज्ञानिक जो अनुसंधान जो हैं, डोंट वर्क आउट एज एक्सपेक्टेड, जब वैज्ञानिक अनुसंधान उम्मीद के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो दे आर ओपन कंसिडर्ड एज फेलियर्स अंटिल सम अदर साइंटिस्ट ट्राइज देम अगेन। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में, देखो बात को पहले तो हमारा जो मूल उद्देश्य है वो समझ लो आप। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक अपना शब्दों का एक नाउन हो गया ये। अब एक तो लेखक के पास में विकल्प था कि वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शब्द को ही क्या करें, दोबारा से वाक्य में प्रयोग करें, किंतु वो इस बात से बचने के लिए कि कहीं ना कहीं ये क्या नहीं हो, मेरे पाठक को बोरिंग ना कर दे और उसके माइंड में ये नहीं आ जाए कि इसको और कुछ ज्ञान नहीं है, इस बात से बचने के लिए लेखक ने क्या किया, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शब्द को एक बार कह दिया। और अब इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शब्द को बताने के लिए उसने एक उचित क्या कर लिया, दे नामक आपके प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो यानी मैं अर्थ की बात मैं आपको बताता हूँ, अर्थ क्या होता है। तो कह रहा है कि जब कोई वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है, अगर वो वैज्ञानिक अनुसंधान उम्मीद के अनुसार सही नहीं हुआ, यानी उम्मीद के अनुसार काम नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब वो तब तक क्या माना जाता है, फेलियर माना जाता है, जब तक कि दोबारा से अगेन क्या नहीं हो, कोई साइंटिस्ट ट्राई ना करे, यानी कोई वैज्ञानिक जो है उस बात को जानने के लिए, उस चीज़ को खोजने के लिए जब तक दोबारा प्रयास नहीं किया जाए, तो पहले किया गया जो प्रयास है वो क्या माना जाता है, बेकार माना जाता है। यानी मान लो कि आपने किसी चीज़ को खोजने का प्रयास किया और वो आपको नहीं कर पाए आप, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो कहीं ना कहीं आपको आपके द्वारा जो किया गया जो कार्य है वो निष्फल रहेगा, और जब तक दोबारा कोई व्यक्ति उस कार्य को करके पूरा नहीं करेगा, जब तक वो असफल ही माना जाएगा। तो यहाँ तीन कंडीशन हो गई,
पहली कंडीशन किस बात के लिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो रिटर्न एक्सप्रेशन को बेहतर बनाने के लिए, या रिटर्न एक्सप्रेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो कह रहे कि उसमें की टर्म्स होनी चाहिए, की टर्म कह दें चाहे फ्रेजेस कह दें, उसमें आप सिनोनिम्स के लिए कह सकते हैं, उसमें आप प्रोनाउंस के लिए कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है वो है हमारी क्या, तो कह रहा है कि नेक्स्ट कंडीशन ट्रांजिशनल वर्ड्स। अब ये ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं, देखो ट्रांजिशनल वर्ड्स आपने देखे होंगे, जैसे मैं यहाँ बता दूँ आपको ट्रांजिशनल वर्ड्स इसमें लिखा हुआ है जो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लगे अपना इसके लिए। देखो तो कह रहा है कि देर आर मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश दैट हिंट टू द रीडर्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेंटेंसेज। यानी पहली बात परिभाषा आपके पास में ये है कि ट्रांजिशनल वर्ड्स की अगर परिभाषा पूछी जाए आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे कि ट्रांजिशनल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, वर्ड्स इन इंग्लिश वो अंग्रेजी में एक ऐसे वो शब्द होते हैं दैट जो कि हिंट टू द रीडर्स, जो पाठकों को क्या करते हैं संकेत देते हैं, रीडर्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेंटेंसेज। यानी एक से अधिक जो वाक्य हैं उन वाक्यों के अंदर संबंध बताने के लिए। वाक्यों में संबंध का तात्पर्य क्या है कि मान लो एक के बाद में एक वाक्य हम कहते जाएंगे तो वो वाक्य कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, पहले वाले वाक्य जुड़ा होना चाहिए। अब जुड़े हुए होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर शब्द का जिसका प्रयोग हम पूर्व वाक्य को आगामी वाक्य के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड का प्रयोग करते हैं। कई बार आप अभी ट्रांजिशनल वर्ड को सुनकर के आपके माइंड में एक बात तो आई होगी, क्या कंजक्शन के संदर्भ में, पर वास्तव में मैं एक बात हूँ कंजक्शन भी ट्रांजिशनल वर्ड तो होता है और ट्रांजिशन वर्ड ही उसको हम कह सकते हैं, पर यहाँ पर पर्टिकुलर कंजक्शन की बात ना कह करके इस प्रकार के शब्दों की बात की जो मैं आगे बताने वाला हूँ। नोट दैट ट्रांजिशनल वर्ड्स हैव ए मीनिंग एंड आर नॉट जस्ट यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। दूसरी बात देखो कंडीशन क्या है कि एक तो आपने समझ लिया कि ट्रांजिशन वर्ड क्या करते हैं, दो सेंटेंस में या एक से अधिक सेंटेंस में क्या करते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं पाठक को, दूसरा सेंटेंस को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। तीसरी बात क्या है कि ये जो है वो कभी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में यानी शुरुआत में प्रयोग नहीं होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप ट्रांजिशनल वर्ड का प्रयोग कहाँ कर लेंगे, वाक्य के प्रारंभ में कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि ट्रांजिशनल वर्ड्स का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में नहीं होता। ये याद रखने के विषय हैं कि एक तो ट्रांजिशनल वर्ड की विशेषता क्या कि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यानी दो विचारों को जोड़ने का काम करता है, बात में धारा प्रवाह रखने में काम करता है। दूसरी बात कभी वाक्य के प्रारंभ में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। दे कैन आल्सो बी यूज टू शो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम सेंटेंस। और कह रहा है कि देखो ये एक और भी बात बताता है कि ट्रांजिशन वर्ड्स दो बातें तो हो गई कि ये एक से अधिक वाक्यों के अंदर एक से अधिक वाक्यों में संबंध को बताता है। दूसरी बात वाक्य के प्रारंभ में इसका प्रयोग नहीं हो सकता। तीसरी बात क्या कह रहा है कि ये एक सेम सेंटेंस हो, यानी सेंटेंस बदला नहीं हो, तो सेम सेंटेंस में भी अलग अलग जो विचार है उन विचारों में क्या रिलेशनशिप बताने का काम करता है, क्या ट्रांजिशनल वर्ड्स। इफ ए रॉन्ग ट्रांजिशनल वर्ड इज यूज इट मे कंफ्यूज द रीडर्स। और कह रहा है कि अगर यदि एक गलत ट्रांजिशनल वर्ड का प्रयोग कर लिया गया तो इसका परिणाम ये होगा कि जो आपके पाठक हैं वो कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं पाएंगे। देखो आगे क्या कह रहे हैं, यानी मूल बात तो आप ये समझ लो कि ट्रांजिशनल वर्ड्स इस प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे हमारे पास में यहाँ क्या है हाउ एवर होता है तथापि, यानी इसके बावजूद। तो यहाँ इस सेंटेंस का मैं आपको बता दूँ तो देखो सुनो कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रोन यानी त्योरी चढ़ाने वाला होता है गुस्सा करना। यानी जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो गुस्से करने के दौरान वो क्या करता है, अपने शरीर की 43 मांसपेशियों के साथ काम लेता है, जबकि असली में कितनी मांसपेशियों काम लेता है, 28 मांसपेशियों काम लेता है। ये सेंटेंस हमारा कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था कि आपने इस प्रकार का जो कोई शब्द देखा होगा, देखते भी हैं सेंटेंस जो आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं हाउ एवर, देयरफॉर, थस, इन एडिशन टू, डेस्पाइट, इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं, ये व्हेनेवर, वाइल, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स कहलाते हैं। और ये ट्रांजिशनल वर्ड्स कहीं ना कहीं आपके दो वाक्यों में एक बात को धारा प्रवाह बनाए रखने के लिए जो
आगे पीछे जोड़ने के लिए या एक ही वाक्य में क्या करने के लिए अलग अलग विचारों को जोड़े रखने के लिए क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, ताकि पाठक को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अब बात रही आपके एडवर्ब्स की, तो एडवर्ब्स के बारे में आपने पहले पढ़ लिया था डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में, फिर मैं आपको यहाँ बताता हूँ यहाँ क्या कहा गया है। तो करेक्ट, देखो एक बात तो ये कि एडवर्ब्स में बी यूज एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेज। सबसे पहली बात, ट्रांजिशनल वर्ड जहाँ सेंटेंस के प्रारंभ में उपयोग नहीं किया जा सकता, उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब्स हैं इनका प्रयोग किया जा सकता है। यानी आपसे अगर क्वेश्चन हो, कोई पूछे या आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एडवर्ब्स का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जा सकता है क्या, हाँ तो किया जा सकता है। टू शो द सेंटेंस दैट फॉलोज रिलेट टू द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, और उसे एडवर्ब्स का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है कि वह जो शब्द प्रयोग किया गया है वो शब्द जो अगला जो बाकी शेष सेंटेंस है, जो टेक्स्ट है, शब्द है, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उससे रिलेट यानी संबंधित हैं। हाउ द सेंटेंस दैट फॉलो रिलेट टू द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। एडवर्ब्स में रिवील द राइटर्स एटीट्यूड टू द आइडिया दैट दे एक्सप्रेसिंग एंड सो कैन बी यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट टूल इन इवेल्यूटिंग राइटिंग। इवेल्यूएटिव राइटिंग। तो कह रहा है कि एडवर्ब्स का काम क्या होता है कि जो राइटर है, राइटर का वो क्या बताता है, एटीट्यूड बताता है, और जो राइटिंग है उसको इवेल्यूएट उसकी व्याख्या करने में, उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, टूल हैं, उनको बताने में हमारी सहायता करता है। या कहें कि एक राइटर की वो किस रूप में सहायता करता है कि एक राइटर जो है क्या कहना चाहता है, उसके क्या विचार थे, उन चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए एडवर्ब्स क्या करती है, हमारे वाक्य में काम करती हैं। देखो आगे की हम बात करते हैं यहाँ पर।